नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान के अंत के बारे में कि पृथ्वीराज चौहान का अंत कैसे हुआ। हम साथ में यह भी बात करेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का मोहम्मद गौरी से कितनी बार युद्ध हुआ है। ठीक है, कितने बार युद्ध हुआ है, क्योंकि ये चर्चा का विषय रहता है कि पृथ्वीराज चौहान 2 बार युद्ध किए हैं, कि पृथ्वीराज चौहान 17 बार कि 21 बार कि 23 बार। ठीक है, मोहम्मद गौरी को कितनी बार उन्होंने हराकर खदेड़ा है यहां से, ये एक चर्चा का विषय रहता है। साथ में पृथ्वीराज चौहान का अंत कैसे हुआ, यह भी चर्चा का विषय रहता है कि मोहम्मद गौरी उनको गजनी ले जाकर मारता है कि मोहम्मद गौरी की सेना के द्वारा बंदी बनाकर तुरंत मार दिया जाता है, या पृथ्वीराज चौहान रणभूमि पर ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इन सारी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम मोहम्मद गौरी के बारे में थोड़ा बात कर ले कि मोहम्मद गौरी कौन था, कहां से आया था, उसका विचार क्या था, वो किस कार्य के लिए आया था भारत। ठीक है, और वो किसका सेना नायक था। वो शासक नहीं था, वो सेना नायक था अपने भाई गयासुद्दीन गौरी का। उसका नाम शमसुद्दीन गौरी था, शमसुद्दीन मोहम्मद गौरी। ठीक, तो सबसे पहले हम मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गौरी का जो घर है या उसका गृह राज्य है वो कहाँ है, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहले मैप आप देखिए, ये भारत माता का मैप है, हमारी प्यारी भारत माता। उस समय पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, अफगानिस्तान भी हुआ करता था, लेकिन बहुत पहले चंद्रगुप्त मौर्य के समय से कभी ये हमारा हिस्सा हुआ करता था भारत का। लेकिन बाद में मुस्लिम संस्कृति यहां पर हावी हो गई और यहाँ के लोग मुस्लिम हो गए, मुस्लिम आक्रांता यहां पर आकर बस गए और उन्हीं का देश हो गया ये। तो अफगानिस्तान में गौर नाम का एक स्थान है जो एक छोटा सा पहाड़ी राज्य हुआ करता था, और वो गजनी के गजनवियों की अधीनता स्वीकारता था। बाद में गजनवियों की जब सत्ता का ह्रास हो गया, गजनवी जो उत्तराधिकारी लोग थे उनका जब अंत हो गया, या उनका अंत इन लोगों ने जब कर दिया, तब गजनी भी इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आ गया। यानी कि एक छोटा मोटा बड़ा राज्य छोटे राज्य से एक बड़े राज्य में ये तब्दील हो गए। ठीक, और ये हुआ 1173 के आसपास में। 1173 ईस्वी में गयासुद्दीन गौरी जो है वो सत्ता पर बैठता है, गजनी की सत्ता पर बैठता है, और अपने भाई शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को अपनी सेना का सेना नायक बनाता है। और सेना नायक होने के बाद कुछ अधिकार मिलते हैं और कुछ कर्तव्य होते हैं, कुछ उत्तरदायित्व होते हैं। तो कर्तव्य यह था कि आपको साम्राज्य विस्तार करना है, साम्राज्य में कोई भी कमी हो या साम्राज्य कमजोर ना हो, इसका उत्तरदायित्व आपके ऊपर बनता है, यानी कि गौरी के ऊपर बनता है। तो साम्राज्य को मजबूत बनाए रखना और साम्राज्य का विस्तार करना, यह कार्य था मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी ईमानदारी के साथ अपने भाई के साम्राज्य को विस्तृत करने में जुट गया। ठीक है, और उसी के चलते 1175 ईस्वी में उसने भारत पर पहला आक्रमण किया, क्योंकि भारत बगल में था, तो भारत पर उसने आक्रमण किया और मुल्तान को उसने कब्जे में ले लिया 1175 में। कहा जाता है कि 1175 से लेकर 1205 ईस्वी तक भारी मात्रा में आक्रमण किया, लगातार आक्रमण किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने भारत के ऊपर, भारत मां के ऊपर, विभिन्न क्षेत्रों पर। मुल्तान पर उसका अधिकार हो गया। ठीक, फिर हम देखते हैं, आपको नीचे गुजरात दिखाई पड़ रहा होगा, यहां पर चालुक्य नरेश भीम द्वितीय का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो 1178 ईस्वी में गुजरात के पाटन पर मोहम्मद गौरी का आक्रमण होता है। दक्षिण में वो अपना प्रसार करना चाहता था। ठीक, लेकिन चाल यहां पर गौरी की उल्टी पड़ गई। मोहम्मद गौरी जो है बुरी तरीके से पराजित हुआ भीम द्वितीय से।
चालुक्य नरेश भीम द्वितीय से मोहम्मद गौरी बुरी तरीके से पराजित हुआ और खदेड़ दिया गया। उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि वो गुजरात की भूमि पर पैर रख सके, लेकिन उसको विस्तार करना था। तो उसने 1181 में सियालकोट के एक दुर्ग पर कब्जा किया। उसका यह कहना था कि दक्षिण में प्रसार नहीं हो रहा है तो हम उत्तर पूर्व में प्रसार करते हैं, इस एरिया में प्रसार करेंगे, विस्तार तो हमको करना ही करना है, और जहां तक हमारा विस्तार दक्षिण में हो सकता है वहां तक दक्षिण में भी विस्तार कर लेते हैं। तो उसने कच्छ और सिंध के एरिया को भी 1182 में विजित कर लिया, लेकिन चालुक्य साम्राज्य के आसपास नहीं भटका या उनसे युद्ध दोबारा नहीं किया उसने। ठीक, उसका विस्तार लगातार इधर ही हो रहा था, उत्तर पूर्व की तरफ। तो आपने देखा कि सियालकोट पर उसने कब्जा कर लिया, मुल्तान पर कब्जा था ही, सिंध पर और उत्तरी दक्षिणी कच्छ पर भी उसका अधिकार हो गया। गुजरात की तरफ वो जा नहीं सकता था क्योंकि भीम द्वितीय बैठे हुए थे। अब सियालकोट से आगे ही बढ़ना था उसको। सियालकोट से आगे बढ़ा लाहौर। ठीक, लाहौर में मलिक खुसरो नाम का एक शासक था जिसको उसने पराजित किया और लाहौर पर कब्जा कर लिया। लाहौर के बाद भटिंडा की तरफ चढ़ दौड़ा। कौन? मोहम्मद गौरी। उस समय इसको सरहिंद या तबर हिंद कहा जाता था। ये आज के पंजाब के राज्य में है। ठीक है, भटिंडा। जब भटिंडा गौरी पहुंचा तो पृथ्वीराज चौहान ने इसको सबक सिखाने के लिए अपनी सेना लेकर तराइन के मैदान पे पहुंचे और इसकी सेना भी तराइन पहुंची और 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। ठीक है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरीके से पराजित कर दिया। मोहम्मद गौरी की जो सेना थी घायल थी, थकी हुई थी, पराजित थी, भाग रही थी। पृथ्वीराज चौहान ने उनको छोड़ दिया, जबकि वहां पर उनकी बहुत बड़ी गलती थी। एक अदूरदर्शिता कहा जा सकता है उनका, उनकी उदारता नहीं कही जा सकती। इतिहासकारों ने यह उनकी उदारता नहीं, उनकी अदूरदर्शिता को बताया। अगर उसी समय पृथ्वीराज चौहान चाहते तो इस सेना का पीछा करके इनको ढूंढकर नष्ट कर देते तो फिर दोबारा तराइन का द्वितीय युद्ध होता ही नहीं। लेकिन बहुत बड़ी गलती पृथ्वीराज चौहान से यहां पर हो गई। तो यहां तक मैंने आपको बता दिया, समझा दिया। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, परिणाम हुआ पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। अब इस बीच में आप देखेंगे कि 1191 और 1192 के बीच में एक साल का अंतराल हमको दिखाई पड़ता है। हम दोनों पक्ष को लेकर चलेंगे, दोनों पक्ष क्या कर रहे थे इस बीच। सबसे पहले हम मोहम्मद गौरी के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद गौरी कुछ क्षेत्र जीता हुआ था यहां से। ठीक है भाई, मुल्तान जीता हुआ था, पंजाब का क्षेत्र जीता हुआ था, भटिंडा जीता हुआ था, लेकिन इस हार की वजह से उसको इन राज्यों को भी, इन क्षेत्रों को भी छोड़कर भागना पड़ा। गौर यानी अफगानिस्तान। उसकी बड़ी फजीहत हो गई। फजीहत का क्या हो गई कि भाई बहुत बड़े सेना नायक बन के जा रहे थे, हार के चले आए। जो जीता वो भी हार गए और पता नहीं कितनी सेना और पता नहीं कितना धन बल इन्होंने नष्ट कर दिया। लेकिन हार मानने वालों में से वो था नहीं मोहम्मद गौरी। पहली बात तो उसको राज्य चाहिए था जो उसने जीता था। दूसरा, अपनी पराजय का उसको बदला लेना था क्योंकि बहुत फजीहत हो गई थी। वो यहां से जाने के बाद जब वो अफगानिस्तान पहुंचा
तो उसने फिर सेना का चिकित्सा किया, उनका जो भी घायल रहे होंगे उनका चिकित्सा करवाया, प्लस उसने तुर्कों को, अफगानियों को अपनी सेना में भर्ती किया, नई रणनीतियां बनाई, लगभग 1,20,000 की सेना उसने तैयार कर ली। एक बहुत बड़ी सेना, एक विशाल सेना। तो ये मतलब कि मोहम्मद गौरी तो ये कर रहे थे, साल भर रणनीति तैयार कर रहे थे, सेना तैयार कर रहे थे, अपनी सेना को संगठित कर रहे थे, जो भी शस्त्र अस्त्र हैं उसे सुसज्जित हो रहा था, वो रणनीतियां तैयार कर रहा था। वहीं पर अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय, चौहान शासक, अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, इनका थर्ड, मतलब कि इस वंश में 3 पृथ्वीराज हुए हैं, ठीक है। तो ये पृथ्वीराज चौहान थर्ड हैं। तो पृथ्वीराज चौहान जो है वो विलासी जीवन जी रहे थे, अपनी सेना पर कोई भी इनका ध्यान नहीं था, इनका कोई भी राज कार्यों में रुचि नहीं रह गई थी उस तरीके से, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। सेना भी संगठित नहीं थी, सेना को किसी नए रणनीति के तहत तैयार नहीं किया जा रहा था। तो चौहानों का तो ये हाल था। मोहम्मद गौरी चल देता है अपने राजधानी से, अपने देश को छोड़ता है और धीरे धीरे करके वो लाहौर आ पहुंचता है, एक विशाल सेना लेकर, 1,20,000 की सेना। पृथ्वीराज चौहान के पास संगठित सेना ही नहीं थी, सारी सेना इधर पिधर थी, और ये 1,20,000 की बड़ी सेना लेकर पहुंच गया था। पृथ्वीराज चौहान हक्के बक्के। पृथ्वीराज चौहान ने अगल बगल के राज्यों से, चाहे कन्नौज के जयचंद्र हो, चाहे महोबा के परमर्दी देव चंदेल हो, चाहे गुजरात के चालुक्य हो, उनसे बैर कर रखा था। तो आसपास के राज्यों से इनको मदद मिलनी ही नहीं थी। अगर आसपास के राज्यों से ये संधि वार्ता कर लेते या उनसे मैत्री संबंध बना लेते तो शायद परिणाम कुछ दूसरा होता, ये लोग इनको मदद करने के लिए आ जाते। हालांकि बगैर मदद के इन्होंने 1191 के तराइन का जो प्रथम युद्ध था उसको इन्होंने जीता था, लेकिन फिर भी आपके पास अभी इस समय संगठित सेना नहीं थी, आप जो है विलासी जीवन जी रहे थे, क्या पता आपके मित्र राज्य ही आपको जितवा देते, लेकिन आपने तैयारी नहीं की। आप जो है अपने दंभ में ही रह गए, आप अपने विलासी जीवन को जीने में ही लगे रह गए। उधर मोहम्मद गौरी क्या कर रहा था, लाहौर पहुंचकर जयचंद गहरवाल से मैत्री संबंध भी बना रहा था कि आओ तुम मिल जाओ, मेरे पाले में आ जाओ, और पत्र व्यवहार भी कर रहा था पृथ्वीराज चौहान से। पृथ्वीराज चौहान से पत्र व्यवहार क्या किया उसने कहा कि ऐसा है, मैं सेना लेकर आ गया हूं तुम्हारे दरवाजे पर, और ज्यादा खुद को मत, इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो अभी तुमको जो है युद्ध में पराजित करके मौत के घाट उतार दूंगा। तो पृथ्वीराज चौहान साहसी व्यक्ति तो थे ही, उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अपने देश वापस लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, तुमसे मैं सीधे युद्ध स्थल पर मिलूंगा। तो गौरी ने समझा कि भाई युद्ध तो ये करने के लिए तैयार है अभी भी, तो ऐसा करते हैं कि प्लान बी के तहत चलते हैं, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, जिस तरीके से आज के लोग चलते हैं, तो उस तरीके से उसने भी अपना प्लान कुछ तैयार कर रखा था, रणनीति तैयार कर रखी थी। उसने प्लान बी तैयार किया। उसने कहा कि ऐसा है कि हम संधि वार्ता कर लेते हैं, तुम हमको पंजाब, सरहिंद और मुल्तान का क्षेत्र, जो मेरा क्षेत्र था जिसको मैंने जीता था, उसको मुझे दे दो वापस, मैं युद्ध नहीं करूंगा तुमसे। तो पृथ्वीराज चौहान को थोड़ा सा लगा कि हाँ, बात में दम है, हो सकती है इस बात पर संधि। तो पृथ्वीराज चौहान का जो दरबार था या जो उसकी सेना थी, उसमें तो संधि वार्ता
की चर्चाएं चल रही थी, वो सब लोग संधि पर विचार कर रहे थे, जबकि गौरी संधि पर विचार नहीं कर रहा था, वो केवल एक झांसा दे रहा था जिसमें ये सब लोग फंस गए। उसको तो ये था कि ये सब लोग जैसे ही थोड़ा सा लापरवाह हो इस मामले में, तुरंत मैं आक्रमण कर दूं इन पर। आपस में इनको लड़ाई तो तराइन में ही करनी थी, सेना अगल बगल में ही खड़ी थी। जैसे ही सुबह हुआ, रात तक तो ये चला कि हाँ भाई संधि हो जाएगा, संधि वार्ता चल रही है, सेना भी शांत थी, उसको ये लग रहा था संधि हो जाएगा तो युद्ध नहीं करना पड़ेगा। संगठित सेना भी नहीं थी, जो भी छिटपुट सेना एकत्रित कर पाए थे पृथ्वीराज चौहान, वही सेना लाकर ये तराइन के युद्ध में बैठे हुए थे। जैसे ही सुबह हुई, मोहम्मद गौरी ने आव न देखा ताव पृथ्वीराज चौहान की सेना के ऊपर टूट पड़ा। वो सेना टूट पड़ी और बुरी तरीके से पृथ्वीराज चौहान को पराजित की। परिणाम ये हुआ कि मोहम्मद गौरी जो है विजयी रहा। इस युद्ध में पहले पृथ्वीराज चौहान हाथी पर चढ़कर आए थे, युद्ध कर रहे थे, लेकिन जब युद्ध देखा उन्होंने कि हार रहे हैं, तो वो घोड़े पर आते हैं, थोड़े बहुत देर तक जो है घोड़े पर रहकर लड़ते हैं, इसके बाद युद्ध स्थल से भाग निकलते हैं, भाग जाते हैं वहां से। और हरियाणा के पास सिरसा नाम का एक स्थान है, वहां पर ये पकड़े जाते हैं और बंदी बना लिए जाते हैं। कुछ का कहना है कि युद्ध स्थल पर ही मारे जाते हैं, कुछ का कहना है कि वहां पर बंदी बनाकर कुछ समय के लिए रखकर इनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो ये बात आपको मैंने बताई, और इस तरीके से 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ और परिणाम रहा मोहम्मद गौरी विजयी हुआ। अगर पृथ्वीराज चौहान अपने बगल के राज्यों से अच्छा संबंध रखते, चाहे गुजरात के चालुक्यों से, चाहे परमर्दी देव चंदेल से, चाहे जयचंद गहरवाल से, तो क्या पता इन्हीं में से कोई राज्य जो है इनकी मदद कर देता उस समय, या इन दोनों की सम्मिलित सेना जो है मिलकर लड़ती तो गौरी हार जाता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पृथ्वीराज चौहान ने अपने पूर्व के राज्यों को, दक्षिण के राज्यों को तो उसने रोके रखा, या वहां की सीमा का जो है चाक चौबंद करके रखा, लेकिन पश्चिम के क्षेत्रों पर उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। अगर पश्चिम के राज्यों पर वो ध्यान देता, मुल्तान को ही जीतकर अपने राज्य में मिलाया होता, तो संभवतः गौरी पहले ही युद्ध में हार कर भाग जाता, क्या पता दोबारा आता ही नहीं, इतिहास का पन्ना ही कुछ और होता, इतिहास के पन्ने में कुछ और लिखा होता। ठीक, खैर जो भी था, अब तो ये बात करने की बात रह गई है, क्योंकि जो हो चुका था अब उसको हम बदल नहीं सकते, जो हो चुका है उसको बदल नहीं सकते भाई। अब हम बात कर लें कि जिस पर चर्चा का विषय जो बना रहता है कि हाँ कितनी बार युद्ध हुआ, कोई कहता 17 बार, कोई कहता 21 बार, कोई कहता 23 बार, तो उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, युद्ध तो हुआ था, ये मात्र दो प्रमुख युद्ध हैं, 1191 का तराइन का युद्ध, 1192 का तराइन का युद्ध, ये तो दो प्रमुख युद्ध हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त छिटपुट युद्ध होते ही थे, हो रहे थे, जिसपे विजयी पृथ्वीराज चौहान ही थे। लेकिन फारसी तवारीखों में और इस्लामिक लेखकों ने इन युद्धों का जो परिणाम था उसको छिपा लिया, या इन युद्धों के बारे में चर्चा ही नहीं की। भाई, अक्सर देखा जाता था कि मुस्लिम लेखक जो हैं वो अपनी हार को छिपा ले जाते थे और अपनी जीत को ही वो दिखाते थे। भारत के जो विद्वान हैं वो कोई इतने झूठे भी नहीं हो सकते, और इस्लामिक जो लेखक हैं वो इतने बड़े राजा हरिश्चंद्र की औलाद भी नहीं हो सकती हैं कि वो जो लिखे वही सत्य माना जाए। ठीक है, तो इतिहासकार जो हैं वो परखते हैं इन सब बातों को। भारतीय जो पुस्तकें मिलती हैं, भारत की जो पुस्तकें मिलती हैं जिनको भारतीय लेखकों ने लिखा है, और उनमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के युद्ध के बारे में चर्चा उन्होंने की है, तो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि पृथ्वीराज रासो है, जिसको चंद बरदाई ने लिखा है,
उन्होंने बताया है कि 21 बार युद्ध हुआ है। सुरजन चरित्र जिसको चंद्रशेखर ने लिखा है, उसमें उन्होंने बताया कि 21 बार युद्ध हुआ है। हमीर महाकाव्य जिसको नयन चंद्र सूरी ने लिखा है, उन्होंने कहा है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच 7 बार हुआ है युद्ध। प्रबंध कोश जिसके लेखक है राजशेखर, उन्होंने बताया है कि 20 बार युद्ध हुआ है। प्रबंध चिंतामणि में जिसको आचार्य मेरुतंग ने लिखा है, मेरुतुंग ने लिखा है, वो कहते हैं 23 बार युद्ध हुआ है। अब लगभग देखा जाए तो 20 बार से अधिक ही युद्ध हुआ है। तो ये कोई बेवकूफ तो थे नहीं, ऐसे ही इन्होंने लिख दिया हवा में। हाँ, ये कहा जा सकता है कोई प्रमुख युद्ध नहीं था, छिटपुट युद्ध था, छोटी मोटी लड़ाइयां थी। जैसे कि आज के समय का हम उदाहरण ले लें, पाकिस्तान और चाइना भारत के पड़ोसी राज्य हैं। इनसे अक्सर हमारा क्या होता है, सीज फायर का उल्लंघन हो जाता है। अक्सर एक दूसरे के ऊपर छिटपुट जो है वारदातें हो जाती हैं, लड़ाइयां हो जाती हैं, गोलीबारी हो जाती है, जिसमें हमारे जो सेना के जवान हैं वो शहीद हो जाते हैं। उधर के भी होते हैं, इधर के भी होते हैं। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि कोई भिड़ंत नहीं हुई होगी, भिड़ंत हुई है। और पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पीछे हमेशा खदेड़ा था। इसमें हमेशा जितनी बार ये युद्ध की चर्चाएं इन लोगों ने की है, इसमें पृथ्वीराज चौहान ही विजयी रहे। ठीक, तो 2 प्रमुख युद्ध जिनको इतिहासकारों ने प्रमुख घटना बताई है, और जो ये युद्ध हुए हैं इसको छिटपुट युद्ध उन्होंने बताया है। छिटपुट युद्ध घटनाएं बताई हैं जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की सेना को पीछे खदेड़ा था। ठीक, तो ये चर्चा का विषय, पहला जो चर्चा का विषय है उसको मैंने आपको बता दिया, निष्कर्ष मैंने आपको बता दिया कि क्या है, ये क्या निकल सकता है। अब जैसे कुछ लोग कहेंगे कि ये घटनाएं जो हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो घटनाएं हैं वो आप अपनी तरफ से बता रहे हैं, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं। जो पुस्तकें लिखी हुई हैं, जो इतिहासकारों ने जो जिसको माना है, वही मैं आपको बता रहा हूं। और नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो ताज उल मासिन नाम की एक पुस्तक है जिसको हसन निजामी ने लिखा है, उसको जाके पढ़ लेना। ठीक है, आप ही के बिरादरी के लोग हैं। मैं मुस्लिम, खास करके मुस्लिम जो स्कॉलर हैं या मुस्लिम जो दर्शक हैं, मैं उनको बात बता रहा हूं। हर चीज को लंतरानी समझकर इतिहास मत समझा कीजिए। इतिहास में जो है कसौटी पर रखकर बातों को परखा जाता है। किसी भी बात को, किसी भी घटना को, किसी भी कथा कहानी को हम तभी इतिहास मान सकते हैं जब उसके साक्ष्य मिलते हों। वो इतिहास के साक्ष्य की कसौटी पर खरा उतरता हो तभी हम उसको इतिहास मानेंगे, नहीं तो हम इतिहास नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं। अब पृथ्वीराज चौहान का अंत कैसे हुआ? हार तो हो गई उनकी, अब उनको कैसे मारा गया, उनकी मृत्यु कैसे हुई, इस पर चर्चा करें। यहां पे मैंने लिख रखा है, इसको मैंने बताया भी है आपको कि पृथ्वीराज चौहान युद्ध स्थल में हाथी से लड़ रहे थे, फिर बाद में घोड़े पर सवार हुए, युद्ध पराजित होता देख मैदान से भाग खड़े हुए और सिरसा नाम के स्थान जो कि हरियाणा में है, वहां पर ये पकड़े गए, बंदी बनाए गए। कुछ समय के बाद इनको मौत के घाट उतार दिया गया। एक कथा मिलती है चंद बरदाई द्वारा लिखा गया जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासों में, कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और अपने साथ गजनी ले गया अफगानिस्तान। और वहां पर उसे यह पता चला कि यह शब्द भेदी बाण संधान करना जानता है। कौन? पृथ्वीराज चौहान। और उनको बताता कौन है? चंद बरदाई बताता है। चंद बरदाई बताता है कि मेरे जो सम्राट हैं पृथ्वीराज, वो शब्द भेदी बाण का संधान करना जानते हैं, ये कला भी आप देख लीजिए। हालांकि उस समय तक मोहम्मद गौरी ने उनकी आंखें फोड़ दी थी,
यानी कि वो अंधे हो गए थे। शब्द भेदी बाण चलाने का जो जिक्र है वो हमारा जो रामायण है उसमें भी देख सकते हैं आप, क्योंकि हमारे रामायण में महाराज दशरथ जो है वो शब्द भेदी बाण चलाने के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने श्रवण कुमार के ऊपर संधान कर दिया था जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो शब्द भेदी बाण चलाना जानते थे पृथ्वीराज चौहान। इसके बारे में मोहम्मद गौरी को चंद्रबरदाई ने बताया। उनकी दोनों आंखें फोड़ी जा चुकी थी। सुल्तान ने कहा कि ऐसा है कि अगर ये इस कौशल को जानता है तो हमको भी दिखाए। आयोजन किया गया। तब चंद्रबरदाई कहते हैं, मैंने लिख रखा है यहां पर, कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूक चौहान। पूरा मेजरमेंट बता दिया कि कितने दूरी पर, कितने मीटर पर वो सुल्तान बैठा हुआ है, कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। अपने धनुष बाण को जो है साधिए और संधान कर दीजिए तीर का। संधान करते हैं, सुल्तान वहीं पर ढेर हो जाता है और चंद्रबरदाई कृपाण निकालते हैं। दोनों लोग एक दूसरे को, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान एक दूसरे को मार देते हैं या एक दूसरे के सीने में खंजर घोंप देते हैं और वहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अब इतिहासकार ये प्रश्न करते हैं कि भाई अगर ये इनकी मृत्यु उसी समय हो गई थी तो ये आकर फिर पुस्तक कैसे लिखते हैं? क्योंकि पुस्तक तो आप जीवित रहेंगे तभी लिख पाएंगे। तो लोगों ने फिर कहा कि भाई इनके पुत्र जल्हड़ ने इस पुस्तक को लिखा है। हालांकि इतिहासकार इस घटना को प्रमाणिक नहीं मानते हैं। ठीक, पृथ्वीराज चौहान के अंत की एक घटना के रूप में मैंने इसका जिक्र आपके सामने कर दिया है। इतिहासकार क्या मानते हैं? इतिहासकार ये मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को संभवतः गौरी ने बंदी बनाया, कुछ समय तक बंदी बनाकर रखा। बाद में पृथ्वीराज चौहान षड्यंत्र करने लगे। पृथ्वीराज चौहान को सुल्तान ने समय देखकर मृत्यु के घाट उतार दिया और इसके बारे में पुस्तकों में हमको साक्ष्य भी मिलते हैं। जैसे कि पृथ्वीराज प्रबंध नाम की एक पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर ले जाता है मोहम्मद गौरी और वहां पर बंदी बनाकर रखता है। उसी के सामने जो है राज्यकार्य करता है और पृथ्वीराज चौहान ये सब देखकर बहुत ही क्रोधित होता है, उसको अपना अपमान लगता है। तो उनके एक मंत्री हुआ करते थे प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह को वो बुलाते हैं और कहते हैं कि ऐसा है कि मुझे एक धनुष बाण दो, मैं गौरी को मारूंगा। प्रताप सिंह धनुष बाण दे देते हैं उनको और प्रताप सिंह ये भी जाकर गौरी को बता देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान ने मुझसे धनुष बाण मांगा है, वो आपके प्रति कोई षड्यंत्र कर रहे हैं। ठीक, गौरी ये बात जान जाते हैं। गौरी क्या करते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को एक गड्ढे में फिकवा देते हैं। पहले गड्ढा खुदवाते हैं, इसके बाद उसी गड्ढे में फिकवा देते हैं और उनके ऊपर पत्थरों का ढेर लगवा देते हैं जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है पृथ्वीराज चौहान की। तो एक प्रकार से देखा जाए जो ये कथा है, इससे इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाने का प्रयास किया है। एक तो ये पुस्तक, ठीक है, और एक ये पुस्तक ताज उल मासिर, इन दोनों पुस्तकों को लेकर एक कंक्लूजन निकालने का प्रयास किया है, एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया है। क्योंकि ताज उल मासिर में भी कहा गया है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया गया था, इसके बाद कुछ समय के बाद उसको मौत के घाट उतारा गया और यहां पर भी हमको यही दिखाई पड़ता है कि उनको बंदी बनाकर कुछ समय के लिए रखा गया, इसके बाद मौत के घाट उतार दिया गया। इसका मतलब कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु जो है वो गजनी में नहीं हुई, या गजनी में जिस
घटना का जिक्र किया जाता है कि शब्द भेदी बाण का संधान करने के बाद जो है ये एक दूसरे को मार लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। उनकी जो मृत्यु है वो उनके द्वारा षड्यंत्र किए जाने के बाद गौरी को जब पता चला तब उनकी मृत्यु करा दी गई, या समय देखकर मोहम्मद गौरी ने इनकी मृत्यु कराई बंदी बनाने के बाद। दूसरा कि इनकी मृत्यु जो है वो युद्ध स्थल पर लड़ते हुए नहीं हुई थी, युद्ध स्थल पर लड़ते हुए नहीं हुई थी। साथ में एक और साक्ष्य हमको मिलता है इस बात को और वजनदार बनाने के लिए कि पृथ्वीराज चौहान के नाम से और मोहम्मद शाम के नाम से सिक्के चलाए गए थे। यह पता चलता है कि पृथ्वीराज चौहान तब तक या तो बंदी बना के रखा गया था या तो आश्रित शासक था। और हमें पता है कि उसका बेटा यानी कि पृथ्वीराज चौहान के जो बेटे थे गोविंद राज, उनको अजमेर का शासन दे दिया गया था मोहम्मद गौरी द्वारा, लेकिन अधीनता स्वीकार करनी थी। किसकी? गौरी की। गौरी की अधीनता में अजमेर का शासन गोविंद राज चला रहे थे, जो कि पृथ्वीराज चौहान के पुत्र थे। होता क्या है कि कोई बाहरी देश का कोई राजा अगर आकर स्वदेश में आक्रमण करके राजा को कैद कर लेता है और जनता पर अपना आधिपत्य जमाने लगता है, तो तुरंत नहीं जमाता या तुरंत राजा को मार नहीं देता, क्योंकि वो समझता है, वो जानता है कि अगर मैं राजा को मार देता हूं या जनता के ऊपर कोई भी चीज जबरदस्ती थोपने लगता हूं तुरंत आकर, तो जनता विद्रोही भी हो सकती है। और हमारी जनसंख्या उतनी है नहीं, यहाँ की जनसंख्या ज्यादा है, ठीक है, और विद्रोह को हम संभाल नहीं पाएंगे, हम दबा नहीं पाएंगे। तो इसलिए शासकों को जिंदा भी रखना पड़ता था। जैसे ताजा उदाहरण हम ले लें, कश्मीर में जब 370 हटाना था तो क्या किया गया था? वहां के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उनको नजरबंद कर दिया गया था और तुरंत 370 हटाया गया। कुछ समय के बाद जब 370 हट जाने के बाद कुछ समय के बाद जब सारी स्थितियां नॉर्मल हो गई, तब इन नेताओं को छोड़ दिया गया। तो उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान का हाल था, मोहम्मद गौरी का भी हाल था। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को तब तक बंदी बनाए रखा जब तक उसके अनुरूप या उसके अनुकूल परिस्थितियां नहीं हो गई, जिससे कि जनता विरोधी ना हो जाए, जनता विद्रोही ना हो जाए। ठीक, तो एक बात आपने समझी कि पृथ्वीराज चौहान के बेटे को उसने अपने अधीन शासक बना लिया था, क्योंकि सिक्के जो है वो चलाए जा रहे थे पृथ्वीराज तथा मोहम्मद शाम के नाम से। जब आप सिक्कों पर इन दोनों नामों को देखेंगे तो आपको आभास होगा कि हाँ, ये दोनों मिलकर शासन कर रहे हैं। भाई, किसी भी सिक्के पर अगर किसी दो व्यक्तियों का नाम एक साथ लिखकर दिखाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि दोनों व्यक्ति साथ मिलकर शासन कर रहे हैं। होगा कि नहीं होगा? जैसे उदाहरण ले लें, रेनॉल्ट की कंपनी आई थी और महिंद्रा की कंपनी आई थी, तो रेनॉल्ट और महिंद्रा दोनों का नाम जो है वो गाड़ियों में छपा रहता था या लोगो लगा रहता था। इससे क्या आपको अंदाजा था कि हाँ, ये दोनों कंपनियां मिलकर ये गाड़ियां बना रही हैं। तो उसी प्रकार से ये जो सिक्के हैं जिसपे पृथ्वीराज और मोहम्मद शाम लिखकर चलाया जा रहा था, उसे पता लगता है कि पृथ्वीराज और मोहम्मद शाम कुछ समय तक शासन चलाते हैं या उनका पुत्र शासन चलाता है उनकी अधीनता में। ठीक है, तोमर वंश जो कि अजमेर के चौहानों के अधीन ही था, उनको भी दिल्ली का राज दे दिया जाता है, अधीनता उनको भी स्वीकारनी पड़ती है गौरी की। कुतुबुद्दीन गौरी का जो है वो गुलाम रहता है, उसको इंद्रप्रस्थ में छोड़ दिया जाता है एक सेना के साथ कि तुम यहीं पर रहो और जितने भी अन्य जो राजा हैं उनसे संधियां करवाओ
उनसे युद्ध करो, उनके राज्य को छीनो या उनको अधीन लाओ अपने। ठीक। 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें जयचंद्र गढ़वाल को इसने पराजित किया। किसने? मोहम्मद गौरी ने। ये जो राज्य आप देख रहे हैं कन्नौज के जो जयचंद्र थे। 1195 ईस्वी से 1196 के बीच में बयाना तथा ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश के आसपास में है, उसकी विजय इन्होंने कर ली। किसने? मोहम्मद गौरी ने कर ली। कुतुबुद्दीन ने बुंदेलखंड, जो कि गुलाम है गौरी का, उसने बुंदेलखंड जीता। प्लस बख्तियार खिलजी को उसने भेज रखा था बिहार बंगाल की विजय करने के लिए। उसने बिहार और बंगाल भी जीत लिया था। बंगाल में सेन वंश का शासन था। बख्तियार खिलजी वही जिसने नालंदा का विश्वविद्यालय जलाया था। ठीक। अब थोड़ा सा बात कर लें शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का अंत कैसे हुआ। पृथ्वीराज चौहान का तो इसने अंत कर दिया, लेकिन अब कर्मा इज बैक। ठीक है, कर्मा इज बैक। तो कर्मा इज बैक में ये भी चला जाता है। क्या होता है, भारत में बार बार आक्रमण कर रहा था ना, तो भारत पर आक्रमण करके ये जाता था अपने गजनी। तो ये जब भारत से गजनी लौट रहा था तो सिंध के पास खोखर नाम की एक जाति होती है, उन्होंने इसके ऊपर आक्रमण कर दिया और युद्ध लड़ते लड़ते इसकी मृत्यु हो गई। खोखरों ने ऐसा मारा कि इसकी मृत्यु हो गई, इसकी जान निकल गई और अल्लाह को प्यारा हो गया। अब अल्लाह को जब ये प्यारे हो गए तो एक बहुत बड़े राज्य पर इसका शासन हो गया था भैया, बंगाल तक शासन हो गया था। बंगाल तक भाई इसका एक सेना नायक जो कि बख्तियार खिलजी था, ये भी गुलाम ही था एक प्रकार से, उसने बंगाल तक पूरा मामला कर दिया था, मतलब कि जीत लिया था। चंदेलों का शासन हथिया लिया था कुतुबुद्दीन ने। दिल्ली, अजमेर, तराइन, भटिंडा, लाहौर, सियालकोट, ये कितना बड़ा साम्राज्य बताइए। एक प्रकार से देखा जाए देखिए, लगभग उत्तर भारत, आज का उत्तर भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इतना बड़ा साम्राज्य था। इन साम्राज्यों को बाद में गुलामों के बीच बांट दिया गया। कुतुबुद्दीन उसका मुख्य वारिस था। ठीक है, कभी कुतुबुद्दीन के बारे में बात करेंगे, गुलाम वंश के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और इस तरीके से पृथ्वीराज चौहान ने कितने युद्ध लड़े होंगे उस पर चर्चा हमने कर ली, और पृथ्वीराज चौहान का अंत कैसे हुआ उस पर हमने चर्चा कर ली। साथ में मोहम्मद गौरी का अंत कैसे हुआ इस पर भी हमने चर्चा कर ली। मोहम्मद गौरी के बारे में भी हमने जाना विस्तार से। ठीक है, फिर इसके बाद किसी अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पर, किसी नए टॉपिक पर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे विदा दें, अलविदा दें, और सब लोग खुश रहें। साथ में थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।